नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो क्लास है, क्लास नंबर 1 है। आप जानते हैं हम लोगों ने एक नया अध्याय स्टार्ट किया है, नई क्लास स्टार्ट की है, नया बैच स्टार्ट किया है। बैच स्टार्टिंग आज से है, यानी 19/6/2022 से 19/6/2022 से है। ये टारगेटेड बैच है और बहुत फास्ट इसमें जो है पूरा डाटा कंप्लीट किया जाएगा। TGT-R टारगेट है 148 पदों पे भर्ती है, तो इसको हम लोग केंद्र बिंदु में मानते हुए 148 में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन अपने यहाँ से हो, इसलिए हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं और फाइनली 148 को हम लोग केंद्र बिंदु मानते हुए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके सिलेबस में पहला बिंदु आता है, पहला डाटा आता है सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र में बहुत सारे डाटाज हैं, जैसे होशंगाबाद, भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, ये सब आपके सिलेबस में है। इन्हें पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा और डाटा देख लेते हैं। कला का अर्थ क्या होता है, और कला के अर्थ के बाद हम लोग मूल रूप से भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कला का अर्थ अगर हम लोग बात करें बेटा, तो मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है वही कला कहलाती है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में कुछ आनंद देती हो वही कला है, ऐसा माना जाता है। ऐसी एक परिभाषा है। दूसरा कहा जाता है भारतीय कला दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ये डाटा पूछा गया है। कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है। कला के बारे में अगर और हम लोग जानकारी लें तो पूछा जाता है कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किसने किया है, तो भरत मुनि ने किया है। कहाँ पे किया है? नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में मूल रूप से कला शब्द का प्रयोग खूब हुआ है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किया है। चित्रकला की अगर अन्य जानकारियों की हम लोग बात करें, इसके उद्गम की बात करें कि भारतीय चित्रकला का उद्गम भी कहाँ से हुआ है, तो उसे अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक कला से ही माना जाता है। समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों मानव ने विकास किया, भारत का यह कला भी अपने उत्कर्ष को प्राप्त करता रहा। वस्तुतः भारतीय चित्रकला की प्रधानता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो भारतीय चित्रकला में बहुत प्रधान बातें हैं, बहुत गूढ़ बातें हैं, उसको बहुत सारे विद्वान मानते हैं। जैसे विश्व में उनकी एक विशिष्ट पहचान है। भारतीय चित्रकला की विश्व लेवल पे भी एक अच्छी पहल है, अच्छी पहचान है। जैसे कहा जाता है कि कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। ये डाटा पूछा गया है। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ये TGT में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे भारतीय कला दर्शन है, क्वेश्चंस पूछा गया है। भारतीय कला का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो आप जानते हैं सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो कल धातु से मानी जाती है। कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कला मतलब प्रेरित करना, प्रेरित करना। इसीलिए पहला परिभाषा हमने देखा कि मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। आगे बात करते हैं तो कला के अर्थ क्या क्या है, जैसे सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला शिल्प, हुनर अथवा कौशल जो है ये कला है। कला के अर्थ माने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो उसकी कला है, बहुत मधुर आवाज़ है उसकी कला है, बहुत कोमल है कला है उसकी, ठीक है। हुनर बहुत अच्छा है, बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, उसकी कला है। कला के संबंध में हम लोग पाश्चात्य दृष्टिकोण भी कुछ इस प्रकार देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम कहा जाता है, और उसे आर्टस से कला को व्यक्त किया गया है। इसके अर्थ वही हैं जो संस्कृत भाषा की मूल धातु अर के हैं। जैसे कि अर कहा जाता है ऐसे ही आर्ट कहा जाता है, दोनों सेम ही है। बस केवल फ्रेंच में आर्ट कह दिया जाता है, संस्कृत भाषा में इसे अर कहा जाता है। अर का अर्थ है बनाना, पैदा करना अथवा रचना करना। यह शारीरिक या मानसिक कौशल यानी आर्ट माना गया है। आर्ट को हम लोग मूल रूप से शारीरिक या मानसिक कौशल के रूप में भी देखते हैं। आगे बात करते हैं तो कला के अर्थ को और अच्छे से हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो मूल रूप से कहा जाता है कि जो है कला के प्रकार, कला कितने प्रकार के होते हैं बेटा,
तो कला की अगर प्रकार की हम लोग बात करें तो कलाओं में कई प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग का, खा, गा लगभग 3 प्रकार देखते हैं। ठीक है, पहला है कला के प्रकार होते हैं, तो इस प्रकार हमने परिगणना में भिन्न भिन्न रीतियों से होते हुए देखा है और जिसमें कई प्रकार हमने देखे हैं। जैसे का टाइप में देखा जाता है कि मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया गया है उसी के नाम पर इस कला का प्रकार बता दिया गया है। जैसे वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला, इसे एक प्रकार मान लिया गया, ये वस्तुओं से निर्मित है। अर्थात भवन निर्माण कला, जैसे जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि बने तो इसे वास्तुकला के अंतर्गत ले लिया गया। आगे बात करते हैं मूर्ति कला। तो मूर्ति कला में जो है पत्थरों या धातुओं पर छोटी छोटी मूर्तियां बना दी गई, तो उसे हम लोग मूर्ति कला के अंतर्गत ले लेते हैं। चित्रकला की अगर बात करते हैं तो चित्रकला में भवन की भित्ति, छतों या स्तंभों पर वस्त्र, भोजपत्र या कागज़ पर अंकित जो चित्र हैं उसे हम लोग चित्रकला के अंतर्गत ले लेते हैं। यानी भोजपत्र हों, वस्त्र हों, कागज़ हों, जिसे हम लोग कैनवास कह लेते हैं, उस पर अगर कोई चित्रण है तो उसे चित्रकला के अंतर्गत ले लिया जाता है। ऐसे अगर बात करते हैं मृदभांड कला, मृदभांड कला में बेटा मिट्टी के बर्तनों को बनाया जाता है और उस पर जो है कलाकारी की जाती है। आप देखते होंगे जो है आपके पास कुम्हार लोग होते हैं, कुम्हार अक्सर मृदभांड कला करते रहते हैं। और एक होता है मुद्रा कला। मुद्रा कला की अगर बात करते हैं तो ये सिक्कों और मोहरों पे देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में आपने देखा होगा बहुत सारे सिक्के चलते हैं, उसमें बहुत सारी चित्रकलाएँ जो है मूल रूप से चित्रकारियाँ की गई हैं। तो ये एक प्रकार हो गया कि कला मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा जिस तत्व से बना हुआ है उसी के नाम पे मूल रूप से पड़ जाता है वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला, इसे हम लोग कह देते हैं। आगे आता है कभी कभी जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उसी पदार्थ के नाम पे उस कला का जो है प्रकार हो जाता है। जैसे प्रास्तर कला, आप जानते होंगे प्रास्तर कला क्या होता है। पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ आप देखते होंगे, नए नए मंदिर बनते हैं उनमें पत्थरों से जो है निर्माण हो जाता है, उसे प्रस्तर कला कहते हैं। धातु कला, धातुओं से बना धातु कला हो गया। कांसा, तांबा अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियां जो है ये धातु कला की सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती हैं। आगे आता है दंत कला। दंत कला क्या होता है, हाथी के दांतों से निर्मित कलाकृतियां जो हैं दंत कला के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अच्छा, मृतिका कला आता है। मृतिका कला भी वही मृदभांड वाला ही है। मृतिका कला कैसा होता है, तो मिट्टी से निर्मित कलाकृति या फिर खिलौने मूल रूप से मृतिका कला के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अब ये 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे, मूर्ति कला भी अपने निर्माण शैली के आधार पे प्रायः 2 प्रकार से होती है। जैसे आप जानते होंगे मूर्ति कला और उत्कीर्ण कला। तो मूर्ति कला में हम लोग देखेंगे तो मूर्ति कला में क्या कहेगा, जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्तियों का निर्माण दिया जाता है, ऐसी मूर्तियों का अवलोकन आगे से पीछे तथा चारों ओर से किया जाए उसे मूर्ति कला में मान लिया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कोई एक पत्थर है, ये पत्थर है, इसको हमें भगवान शिव की शिवलिंग बनानी है, तो आप जानते होंगे इसे कट करने के लिए कुछ इस टाइप से लिया जाएगा, देन इस टाइप से लिया जाएगा, फिर इसे इस टाइप से फोल्ड करना होगा, इस टाइप से नीचे भी इस टाइप से लगाना होगा, तब ये भगवान शिव की मूर्ति बनेगी। आप जानते हैं तो ये पूरा जो है एक पत्थर था, इसे तराशा गया चारों ओर से, ऐसा नहीं कि केवल एक साइड से, इधर भी कट किया गया, 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 तब जाके ये एक शिवलिंग का रूप धारण कर पाई। तो ये मूर्ति कला का सबसे अच्छा उदाहरण मान लिया जाता है। उसके बाद आता है मूर्ति कला जब खत्म होता है तो उसके बाद आता है उत्कीर्ण कला अथवा फिर भाष्य कला। तो उत्कीर्ण कला या भाष्य कला कैसे होता है, जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेरने का रूपांकन किया जाता है। जैसे कोई पत्थर है, बड़ा पत्थर है या फिर बड़ा शिला है या फिर बड़ा धातु है, उसी पे काष्ठों के फलक बना दिए जाएँ, उसी पे उकेर दिया जाए, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण हो जाता है उत्कीर्ण कला का या फिर भाष्य कला का। अच्छा, चित्रकला की परिभाषाएं बहुत सारे विद्वानों ने बहुत साइड से दी है, तो उसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं चित्रकला की परिभाषाएं। किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठ फलक आदि पर रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई अथवा ऊंचाई को अंकित किया जाए और साथ ही किसी रूप का आभास करा दिया जाए, वही चित्रकला कहलाता है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में मूल रूप से भित्ति चित्रण हो या फिर काष्ठ फलक हो या फिर समतल धरातल हो, उसको दिखा दिया जाए तो चित्रकला ही है, उसकी परिभाषा मान ली जाती है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होना चाहिए। ठीक है, चित्रकला का सबसे अनुपम उदाहरण यही मान लिया जाता है, यही परिभाषा मान ली जाती है।
आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक मानव ने किस प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाव और विचारों का विकास किया है, इसके बहुत से तथ्य आज प्रकाश में आ चुके हैं। इन्हीं में से मूल रूप से कहा जाता है कि जीव का यह विकास क्रम 4 भागों में विभाजित हुआ है। जीव विकसित हुआ है तो वो किस आधार पे हुआ है, तो 4 भाग हैं, एजोलोइक युग, पेलोजोइक युग, मेसोजोइक युग और सेनोजोइक युग। तो एलोजोइक, पेलोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक युग होते कैसे कैसे हैं, इनकी क्या खासियत हैं, इन्हें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे चित्रकला में ही, और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो पहले हम लोग देखेंगे एलोजोइक युग। एलोजोइक युग में क्या होता है, फिर मेसोजोइक युग में क्या होता है, फिर पेलोजोइक युग में क्या होता है, फिर सेनोजोइक युग में क्या होता है। आइए देखते हैं। एलोजोइक युग की अगर बात करते हैं तो इस युग में पृथ्वी पर एक काष्ठव जीव था। यह जीव आज से लगभग 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुआ था। कितने वर्ष पूर्व बेटा? 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व अपनी पृथ्वी पर विकसित हुआ था, एलोजोइक युग का कहना है। पेलोजोइक युग में क्या आता है? पेलोजोइक युग में कहा जाता है कि इस युग में जीव सर्वप्रथम अकेशेरुकी यानी प्राणियों में दिखाई देता है, जैसे सिवार, स्पंज, रेंगने वाले जीवधारी पक्षी और विशालकाय वृक्षों में मूल रूप से जंगलों के रूप में विकसित हुआ है। तो ये पेलोजोइक का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। एलोजोइक में क्या होता है? एलोजोइक में कहा गया 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व एक जीव यहाँ पे काष्ठ रूप में था। ये एलोजोइक का उदाहरण है। पेलोजोइक में कहा गया कि जीवधारियाँ या फिर पशु पक्षी या फिर विशालकाय कुछ डाटा यहाँ मिलता है, उसे हम लोग पेलोजोइक युग में मान लेते हैं। पेलोजोइक युग के बाद आता है मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग की बात करते हैं। इस युग में कशेरुकी जीवों का विकास हुआ है, जिन्हें हम लोग सरीसृप यानी रेप्टाइल्स कहते हैं। ये मेसोजोइक युग का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है कि रेप्टाइल्स किस युग में आए? मेसोजोइक युग में आए। ये क्वेश्चंस पूछा गया है, याद रखना है बेटा। सेनोजोइक युग की अगर बात करते हैं तो इस युग की हम लोग बात करें तो इस युग में आज पाए जाने वाले जीवों का विकास हुआ है। इसमें स्तनधारी जीव उत्पन्न हुए हैं, जिसमें वनमानुष भी था, जिसका बदला रूप आज का मानव है। जैसा मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है किस युग में? सेनोजोइक युग में कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष पूर्व थी। यही सृष्टि के विकास का चरमोत्कर्ष और अंतिम चरण भी मान लिया जाता है कि सेनोजोइक युग मूल रूप से सृष्टि के विकास में बहुत खास योगदान देता है। एलोजोइक युग 1 अरब 50 वर्ष पूर्व पहले मानव आया। पेलोजोइक युग में क्या होता है? विशालकाय पक्षी रहते हैं, जीवधारी रहते हैं, स्पंज रहते हैं, रेंगने वाले जो है कीड़े मकोड़े रहते हैं। मेसोजोइक युग में क्या होता है? सरीसृप यानी रेप्टाइल्स आ जाते हैं। और सेनोजोइक युग में क्या आता है? 20 लाख वर्ष पूर्व मानव आ जाता है, ये बताया जाता है। इसी से मूल रूप से सृष्टि का विकास हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब जब हम लोग चित्रकला के प्रकार देख चुके हैं तो उसके बाद नाम आता है प्रागैतिहासिक काल का। प्रागैतिहासिक काल आपके सिलेबस में है बेटा, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों को भी पढ़ेंगे। तो पहले प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं। आप जानते हैं 3 भागों में इसे बांटा जाता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इन तीनों का डाटा पूछा जाता है। 3000 से 2500 ईसा पूर्व, यानी नहीं 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व होता है पूर्व पाषाण काल, जिसे हम लोग पुरातन प्रस्तर युग कहते हैं। मध्य पाषाण काल में 25,000 से 10,000 तक आता है, यानी 15,000 साल का डाटा मध्य पाषाण काल में है, जिसे हम लोग मेसोलिथिक एज के नाम से या फिर मध्य प्रस्तर युग के नाम से जानते हैं। और उत्तर पाषाण काल में आता है या फिर नव प्रस्तर युग, तो उसे नियोलिथिक एज कहते हैं। यहाँ 7,000 सालों का डाटा है। कई विद्वान इसे 10,000 से 3,000 मानते हैं, 10,000 से 3,000 मानते हैं, कुछ लोग 10,000 से 4,000 मानते हैं और कुछ लोग 10,000 से 5,000 मानते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाता है, जैसा कह दिया गया उसी के अनुरूप राइट आंसर होता है। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल बेटा पूछा गया है कि हजारों वर्ष में लंबी काल अवधि में जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोगों ने इसे 3 भागों में विभाजित कर लिया है। वो भाग हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अभी हमने जस्ट बताया इसका जो है नाम क्या क्या है, नाम याद रखना है। पूर्व पाषाण काल को हम लोग पुरातन प्रस्तर युग कहते हैं या फिर मेगालिथिक एज कहते हैं। इसका एज बहुत बार पूछा गया है। 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक होता है पूर्व पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो इसे मध्य प्रस्तर युग कहा जाता है या फिर मेसोलिथिक एज कहा जाता है। 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक डाटा यहाँ संग्रहित है। तीसरा आता है उत्तर पाषाण काल या फिर नवप्रस्तर युग। तो उत्तर पाषाण काल या फिर नवप्रस्तर युग में आता है मेसोलिथिक एज, जिसे कहा जाता है 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व या 4,000 ईसा पूर्व या 5,000 ईसा पूर्व। कई जगह किताबों में कई जगह डाटे हैं, परेशान नहीं होना है, ये डाटा सीधे पूछा जाता है। उत्तर पाषाण काल का और क्या नाम है तो नवप्रस्तर युग नाम है, याद रखना है। लगभग 10 बार ये क्वेश्चन छप चुका है, तो इसे याद रखना है। उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं पूर्व पाषाण काल को। पूर्व पाषाण काल की अगर बात करते हैं बेटा तो कहा जाता है इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्माण गुफाओं में रहा करता था। ये डाटा पूछा गया है। पूर्व पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था तो प्रकृति की जो गुफाएं बनी बनाई मिलती थी उसी में रहा करता था, तथा पत्थर और लकड़ी के साथ साथ वो हड्डियों से भी जो है औजार बनाता था और भद्दे भद्दे औजार बनाता था, हथियार बनाता था और उसी से मूल रूप से वो पशुओं के जो है उसका वध करता था। कुल मिला के उसे शिकार किया करता था। तो भद्दे हथियार थे इसलिए नुकीले थे नहीं, तो ये काम करते बहुत कम थे, ऐसा माना जाता है। इसके अवशेष प्रायः पशुओं की अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पे की है। तो ये ब्रुसफुट का नाम याद रखना है। पूर्व पाषाण काल से इनका नाम जुड़ा हुआ है। पूर्व पाषाण काल यानी 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग ब्रुसफुट के बारे में और जानकारियाँ क्या मिलती हैं। तो कहा जाता है कि ब्रुसफुट ने ही औजारों को खोजा था और मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पे मूल रूप से इसकी खोज की थी। इसके पश्चात कहा जाता है कि प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे कि सोवा, नर्मदा, सरबदा और नर्मदा नदी के साथ साथ इसकी घाटियों में भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा, मंसूर जो है मद्रास आदि में भी ऐसे प्रांत मिलते हैं जहां प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार और हथियार मिला करते थे। तो ये डाटा पूछा जाता है पूर्व पाषाण काल का मानव कैसा रहा है तो मूल रूप से वो गुफाओं में रहा है, प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहा है। उसके औजार कैसे थे तो उसके औजार बहुत कुठीले थे, भद्दे थे, ये याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ जनपद हैं जहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य प्रदेश के मोराना जनपद में पहाड़गढ़ श्योरपुर कला क्षेत्र में भी करीबन 25,000 पूर्व के जो है डेटा मिलते हैं और वहाँ भी प्रोफेसर DPS दारिकेश ने भी खोज किया है, जिसके विषय में शिकारी व शिकार मूल रूप से माने जाते हैं कि मध्य प्रदेश का जो है मोराना जनपद वो शिकार और शिकारी विषयों पे सबसे ज़्यादा चित्रण मिलता है और जो गेरुए और सफ़ेद रंग से बने हुए हैं। ये डाटा पूछा गया है मध्य प्रदेश के मोराना जनपद में क्या पाया जाता है तो शिकार और शिकारी विषय से संबंधित दृश्य मिलते हैं। किस रंग से बने हैं तो सफ़ेद और गेरुआ रंग से मिलकर बना है। तो हो गया पूर्व पाषाण काल। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल में भी यही डाटा चलता है। जैसे इस युग में किस काल का विशेष जो है संदेश नहीं मिलता है, कोई विशेष काल यहाँ पे नहीं खोजा जाता, ना बहुत खोज खास काम होता है। इस समय मानव ने अपने औजार को थोड़ा सा और सुडेला बना लिया, यानी थोड़ा धार वार लगाना जान गए थे और धार लगाना जान गए, औजारों को और अधिक सुडेला बनाना जान गए, ज्यामितीय रूपों का प्रदान देना जान गए। मूल रूप से ये अच्छे अच्छे झुकावदार हथियार बनाना सीख गए थे। इसमें मिट्टी के बर्तन को जो है बनाने की चेष्टा की गई और कुछ हद तक ये लोग सफल भी हो गए। तो किस काल में मिट्टी के बर्तन मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाना सीख जाते हैं। किस काल में गुफाओं में रहते हैं? पूर्व पाषाण काल में गुफाओं में रहते हैं। अब बात आती है उत्तर पाषाण काल की। उत्तर पाषाण काल में क्या होता है तो इस काल के मानव पशुपालन, कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगे थे और मूल रूप से जो वर्तमान भारत प्रदेश में चल रहा है वही डाटा उस टाइम उत्तर पाषाण काल में मिलता था। इसीलिए उत्तर पाषाण काल सबसे महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है? उत्तर पाषाण काल में मिला है। कृषि जैसे उद्योग धंधे कहाँ चला करते थे तो ये मूल रूप से उत्तर पाषाण काल में चला करते थे। साथ ही साथ जब ये उद्योग धंधे चलेंगे तो वहाँ पे कलात्मक बर्तन भी मिलेंगे, भाड़े भी मिलेंगे, इसके साथ साथ जो है अन्य मृद भांड भी मिला करेंगे। तो इसका भी प्रारंभ हो जाता है, माना जाता है उत्तर पाषाण काल से। और कहा जाता है कि जब मृदभांड बनता है तो उसे कुम्हार अपने चाकों पे बनाता है। तो चाक पर बनाए जाते थे, उसे घुमक्कड़ स्वभाव में भी मूल रूप से मनुष्य के अंतर आ गया था। पहले आदमी घूमा करते थे, जंगलों में घूमा करते थे, ऐसे जो है हथियार लिए रहते थे, उनके हथियार भी अच्छे नहीं थे और मूल रूप से वो जानवरों को मार के उसे खा लेते थे, कच्चे मांस ही खा जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उत्तर पाषाण काल में जब उन्हें औजारों का पता चल गया, उसमें आगों का पता चल गया, तो फिर वो मूल रूप से पका के खाना सीख गए। बर्तन भी उनके पास आ गए थे तो उसे वो पका के खाने को जो है आदि हो गए।
और जो है घुमक्कड़ स्वभाव था वो भी थोड़ा सा अंतर आया, उसमें आप गांव में बसना शुरू कर दिए थे। यानी पहले कहाँ रहते थे, पहले प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे, आप कहाँ रहने लगे, गांव में। यानी इकट्ठा रहने का जो है चेष्टा हो गया, यानी घर का विकास संभव हो पाया कहाँ पे, उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल के और अगर हम लोग कुछ डाटा देखें तो भारत में कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज ने की है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है, प्रागैतिहासिक चित्रकला की सबसे पहले किसने खोजा है, तो अंग्रेजों ने खोजा है। यह खोज भारत की कला संस्कृति को समझने के लिए जिन जिज्ञासुओं से प्रेरित होकर के की गई है, यह एक शासन करने के लिए आए थे। कहा जाता है अंग्रेज यहाँ शासन करने के लिए आए थे और शासन करते करते वो मूल रूप से ज्ञात तथ्यों के आधार पर जॉन काकबर्न नाम याद रखना है बेटा, जॉन काकबर्न और कार्लाइल ने ही सर्वप्रथम चित्रों के खोज को जो है उजागर किया। कुल मिला के इसके खोजकर्ता माने जाते हैं जॉन काकबर्न और कार्लाइल। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के खोजकर्ता कौन हैं, तो काकबर्न और कार्लाइल ही माने जाते हैं। आगे बात करते हैं तो शिला चित्रों की खोज भी मूल रूप से किसने की है, कार्लाइल ने ही की है। और अब हम लोग बात करेंगे 1880 के दृश्य के बारे में। लगभग 1880 में कुछ डाटा और मिलता है। कहते हैं कि उन्होंने 1880 ईस्वी में मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में घोड़मागर नामक स्थान पर आहत सूअर का एक दृश्य देखा। तो आहत सूअर यानी कराहता हुआ सूअर का दृश्य कहाँ मिलता है, मिर्ज़ापुर में मिलता है। ये पूछा जाता है किस सन में मिलता है, 1880 में मिलता है। किस स्थान पे मिलता है, घोड़मागर नामक स्थान पे मिलता है। जब आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाएगा सीधे क्वेश्चन से ही पूछा जाएगा, तो इसलिए याद रखना है घोड़मागर स्थान पे मूल रूप से क्या मिलता है, तो आहत सूअर या फिर कहारता हुआ सूअर। तो मूल रूप से कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में मिलता है। कई जगह मिर्ज़ापुर ऑप्शन में नहीं रहता है, यूपी, एमपी, बिहार, मध्य प्रदेश इस टाइप से डाटा देता है, तो वहाँ पे राइट आंसर उत्तर प्रदेश ही बनेगा। आगे बात करते हैं, एक डाटा और पूछा जाता है यहाँ पे कि यहाँ पर बारहसिंघा, सांभर, गैंडे के शिकार के चित्र मूल रूप से कहाँ प्राप्त हुए हैं, यूपी के मिर्ज़ापुर में। काकबर्न ने 14 मई 1883 को लिखा था कि विजयगढ़ दुर्ग के पास हिरणी हरण नामक गुफा में उन्होंने किसने, काकबर्न ने, उन्होंने एक सांभर और बारहसिंघा अनेक पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं और यहीं पर एक गैंडे का भी शिकार चित्र मिलता है, जिसमें 6 आदमी भाला लिए हुए हमला कर रहे हैं किस पे, गैंडे पे। और मूल रूप से ऐसा दृश्य कहाँ मिल रहा है, तो ये भी मूल रूप से मिर्ज़ापुर में ही मिल रहा है। लाहौरी गुफा में भी लौह फलक का भाला और शिकार लिए चित्र मिला है, ऐसा काकबर्न कह रहे हैं। काकबर्न ये भी कह रहे हैं कि लाहौरी गुफा में भी या फिर लौह फलक गुफा में भी भाला लिए चित्रण मिलता है। आगे बात कर ले रहे हैं तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज को और आगे बढ़ाने के लिए जो है आगे आते हैं मनोरंजन घोष जी। मनोरंजन घोष के साथ साथ प्रोफेसर वाकाड़कर आते हैं और प्रोफेसर वाकाड़कर के साथ साथ प्रोफेसर सोकलिया भी आते हैं। तो प्रोफेसर जो है सोकलिया, वाकाड़कर और मनोरंजन घोष, ये तीनों लोग आते हैं और इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब इनका काम कुछ हद तक आगे बढ़ता है तो वहाँ जगदीश चंद्र गुप्ता भी आ जाते हैं, ये भी प्रोफेसर रहे हैं और ये भी मूल रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इतना तो काम हो जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों में। फिर बात आती है इसमें फ्रांस के लास्को की गुफा के समान और स्पेन की अल्टामीरा गुफा के समान कोगुल प्रमुख है। तो ये डाटा पूछा जाता है, एक दूसरे से उदाहरण दिए हुए हैं। कोगुल स्थान कहाँ मिला है, मिर्ज़ापुर में मिला है। कोगुल स्थान किसके लिए फेमस है, कोगुल स्थान शिकार के लिए फेमस है। कोगुल स्थान किसके समकालीन है, तो स्पेन की अल्टामीरा गुफा के समकालीन है। ये क्वेश्चन सीधा छपा है। कोगुल गुफा किसके और समकालीन है, तो फ्रांस की लास्को गुफा के भी समकालीन मानी जाती है। तो कोगुल से इतने क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बात करें तो थोड़ा डाटा और पूछ लिया जाता है कि भारत के विभिन्न स्थानों में भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है बहुत फेमस है। भारत के विभिन्न स्थानों में उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, रायगढ़, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र सर्वाधिक फेमस माने जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम लोग बांदा यानी मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र और जो है रायगढ़ देखने का प्रयास, रायगढ़ क्या है, मिर्ज़ापुर है, बांदा और मिर्ज़ापुर देखने का प्रयास करते हैं। तो यूपी में प्रागैतिहासिक कला के केंद्र दुइये मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर फेमस है, तो सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यूपी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जो है विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला, ये डाटा बहुत बार पूछा गया बेटा, किस श्रृंखला पे स्थित है, कैमूर श्रृंखलाओं पे स्थित है मिर्ज़ापुर, कैमूर श्रृंखला याद रखना है। तो मिर्ज़ापुर की कैमूर श्रृंखलाओं पे गुफा क्षेत्र स्थित हैं और ऐसे शलाश्रय भी मूल रूप से मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। कैमूर श्रृंखला के भीतर सोन नदी के घाटी में, सोन नदी ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, किस नदी के घाटी में मिर्ज़ापुर स्थित है, सोन नदी की घाटी में लिखुनिया और भिल्डरिया नामक स्थान पे मूल रूप से गुफाएं स्थित हैं। यानी लिखुनिया गुफा और भिल्डरिया गुफा कहाँ स्थित है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आते हैं।
और मूल रूप से लिखनिया और भेल्डरिया के साथ साथ पूछा जाता है कि इसकी गुफाएं कैसी हैं, इनके छत कैसे हैं। तो कहा जाता है कि जिनकी दीवारों पे और छतों पर मूल रूप से 5000 ईसा पूर्व के चित्र बने हुए हैं, कहाँ पे, तो लिखनिया की गुफा में और जो है भेल्डरिया की गुफा में। ये कहाँ पे स्थित है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं तो लिखनिया दरी एक छोटी सी पहाड़ी गरई नदी के किनारे स्थित है। गरई नदी भी पूछा गया है बेटा, पीजीटी में नहीं, यूके में पूछा गया है, यूके स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि लिखनिया दरी की घाटी किस नदी के किनारे है, गरई नदी के किनारे मूल रूप से स्थित है। और यहाँ कुछ घुड़सवार के और मूल रूप से पालूती हथनी के जो है चित्र मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि जंगली हाथी को पकड़ते हुए भी एक दृश्य ऐसा यहाँ दर्शाया गया है लिखनिया गुफा में। तो ऐसा दृश्य कहाँ मिल रहा है, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर वाला बेल्ट है, लिखनिया गुफा है, भेल्डरिया गुफा है, याद रखना है डाटा। लिखनिया में ऐसा दृश्य मिल रहा है कि हाथी को पकड़ रहे हैं लोग और मूल रूप से और घुड़सवार पे भी लोग बैठे हुए हैं, ऐसा भी दृश्य दर्शाया गया है। बात करते हैं घुड़सवारों के हाथ जो है कैसे हैं, तो लंबे भाले लिए हुए हैं। यहाँ के एक अन्य चित्र में बताया गया है कि मुंह के ऊपर एक मुखाकृष्ट से कराहता हुआ एक जंगली सुअर जान पड़ता है और मूल रूप से उसे भी लोग मार रहे हैं। तो जंगली सुअर का दृश्य कहाँ मिलता है, लिखनिया में मिलता है। इसी क्षेत्र में लोहरी नामक स्थान पर एक दरी में एक आदमी हाथ में जलती हुई मसाल लिए भी सामने खड़ा है। तो कहाँ पे, लोहरी नामक स्थान पे, कहाँ पे, लोहरिया यानी लिखनिया में मूल रूप से ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, मसाल लिया व्यक्ति। तो मसाल लिया व्यक्ति कहाँ दर्शाया गया है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में दर्शाया गया है। किस स्थान पे दर्शाया गया है, लिखनिया नामक स्थान पे दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं, डाटा पूछा जाता है यहाँ पे दृश्य किस रंग में बने हैं। तो सबसे ज़्यादा दृश्य लाल, पीले, काले, सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है और इसी में ज़्यादातर दृश्य बनाए गए हैं। मिर्ज़ापुर के सुप्रसिद्ध पिकनिक स्थल में बिडम्ब का नाम आता है। बिडम्ब ये बहुत बार पूछा गया है। बिडम्ब जो है मूल रूप से मिर्ज़ापुर में क्या फेमस करता है, तो ये यहाँ का जो है एक जो है पिकनिक स्पॉट स्थल है और जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत फेमस डाटा था उस टाइम जो है प्रागैतिहासिक काल का। तो बिडम्ब मूल रूप से मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। और आगे बात करें तो इसमें मिर्ज़ापुर में और क्या डाटा पूछा जा सकता है, तो पूछा जाता है कि विजयगढ़ दुर्ग में 3 आदमियों को लाल, पीले और सफ़ेद रंगों में बनाया गया है। कहाँ पे, विजयगढ़ में, कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में। सरोहो घाट क्षेत्र में शाही की आखेट का दृश्य मिलता है। सरोहो घाट क्षेत्र कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है। हाथों के छापे मानवाकृति और पशुआकृति मूल रूप से कहाँ चित्रित है, तो ये सरोहो घाट क्षेत्र में स्थित है। ये भी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। सुप्रसिद्ध चित्र सुअर के आखेट का दृश्य कहाँ मिलता है, तो वो भी मिर्ज़ापुर में ही मिलता है। सुअर के आखेट का दृश्य चित्र मिर्ज़ापुर में ही है। अब मिर्ज़ापुर के बाद आता है बांदा वाला क्षेत्र। बांदा ये उत्तर प्रदेश का ही जनपद है। मणिकपुर बांदा वाला क्षेत्र, यह स्थान बांदा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे तीर कमान लिए हुए घुड़सवार चित्रित है। तीर कमान लिए हुए घुड़सवार कहाँ चित्रित है, बांदा में चित्रित है, उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, याद रखना है। और बेपहिया छगड़ा गाड़ी मूल रूप से कहाँ चित्रित है, तो ये भी बांदा का ही है। बांदा का बेपहिया छगड़ा गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति एक दृश्य में अंकित है। कहा जाता है बांदा क्षेत्र में एक सरपटहा, कुरिया, कुंडा और करपटिया प्रागैतिहासिक चित्र के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन डाटा जो पूछा गया है, छगड़ा गाड़ी पूछा गया है। और छगड़ा गाड़ी के साथ साथ जो है आपको जो और डाटा पूछा गया उसमें ये पूछा जाता है कहाँ पे घुड़सवार लिए हुए, तीर कमान लिए हुए चित्र दर्शाए गए हैं, तो बांदा वाला बेल्ट ही है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है सरहाट में 3 घोड़े का गेरू और ओजपूर्ण जो है उल्लेखन कहाँ पे है, तो वो भी बांदा वाले बेल्ट में ही है। और कुरिया घाट और धनुधारियों की अगर बात करते हैं तो कुरिया घाट में धनुधारियों के दल को 12 सिंघा का पीछा करते हुए दर्शाया गया है। कहाँ पे, तो ये बांदा में ही दर्शाया गया है। आप अक्सर देखते होंगे वनडे एंट्रेंस में सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, कहाँ पे धनुर्धारियों का दल दर्शाया गया, तो बांदा में दर्शाया गया, याद रखना है डाटा। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं बेटा, मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र आते हैं जैसे पंचमढ़ी हो गया, होशंगाबाद हो गया, मिर्ज़ापुर तो यहीं आता है, रायगढ़ हो गया, भीमबेटका हो गया, ये सारे डाटा जो है ये मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं प्रागैतिहासिक स्थल, तो पंचमढ़ी की नाम लेते हैं। सबसे पहले पंचमढ़ी का नाम आता है। यह स्थल महादेव पहाड़ी की श्रृंखला में अवस्थित है। बेटा ये बहुत बार पूछा गया, पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये डाटा आपको सदैव याद रखना है, सदैव याद रखना है, क्योंकि अगर आपको टीजीटी क्रैक करना है, 148 पदों में आपको जगह बनानी है, तो इसके लिए आपको जो बिंदु बताए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाता है, उसे आपको हर हाल में याद रखना है। पंचमढ़ी के आसपास कई 5 मीलों के घेरों में लगभग 50 करीब दरिया गुहा भी स्थित हैं। कहाँ पे, पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसा भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। इन सब में महत्वपूर्ण जो है प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं, जिसमें बहुत खास हैं, जैसे हम लोग कुछ नाम ले रहे हैं।
जैसे पंचमढ़ी चित्र मूल रूप से पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है, तो डी.एच. गार्डन साहब का है। डी.एच. गार्डन ने मूल रूप से पंचमढ़ी गुफा के चित्रों को खोजा है, नाम याद रखना है। और इन्होंने कब, तो 1936 ईस्वी में यहाँ के क्षेत्रों के संबंध में रेखाचित्र और फलक चित्रों सहित एक जो है विदेश लेख प्रकाशित किया था। किसने, डी.एच. गार्डन साहब ने। और उसी लेख में मूल रूप से पंचमढ़ी का उद्घोष हुआ था, पंचमढ़ी के बारे में जानकारियाँ मिली थी, जिसमें उन्होंने 15 से अधिक शिलाश्रय और गुफाओं को खोजबीन करके एक साथ जो है कुछ अभिलेखों पर लिखे थे, जिसके आधार पे उसका निर्माण होता है। और इसका निर्माण बताया जाता है कि 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य मूल रूप से पंचमढ़ी बनती है, यानी बनाई गई है 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य। आगे अगर बात करते हैं तो पंचमढ़ी के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर महादेव पहाड़ी के चारों ओर अवस्थित इमली खोह भी है, और इमली खोह में सांभर का आखेट दृश्य दर्शाया गया है। तो इमली खोह कहाँ पे है, जहाँ पे सांभर का आखेट दृश्य दर्शाया गया है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। डाटा याद रखना है बेटा, जिसे हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं उसे हर हाल में आपको याद रखना है। और बात करते हैं भाटदेव गुफा के छत पे मूल रूप से शेर का आखेट दर्शाया गया है। ये भी कहाँ पे है, तो शेर का आखेट भाटदेव गुफा में मूल रूप से पंचमढ़ी में ही दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं और जो है तो महादेव बाजार के विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ प्राप्त होता है, वो भी पंचमढ़ी में ही होता है। विशालकाय बकरी कहाँ मिलती है, पंचमढ़ी में मिलती है। पंचमढ़ी के साथ साथ कुछ और डाटा देखते हैं, जैसे लश्करिया खोह, सोनभद्रा, जम्बूद्वीप, नींबू भोज, बनिया बेरी, मांडा द्वीप, नाकिया और झारी के साथ साथ आदि स्थानों में भी अनेक शिलाश्रय चित्र मिलते हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसा प्राप्त हुआ है। यहाँ पे पशु तथा आखेट चित्रों के अंतर्गत सशस्त्र युद्ध कहाँ, तो पंचमढ़ी में दर्शाया गया। पंचमढ़ी नहीं, ये जो है मूल रूप से कहाँ पे है, तो ये पंचमढ़ी में ही है। सशस्त्र युद्ध कहाँ पे है, पंचमढ़ी में ही। आखेट का दृश्य कहाँ दर्शाया गया, पंचमढ़ी में दर्शाया गया। नृत्य वादन, कुछ महिलाएं नृत्य करती हुई दर्शाई गई हैं, वो कहाँ पे हैं, तो मूल रूप से पंचमढ़ी में है। पंचमढ़ी के खोजकर्ता डी.एच. गार्डन है। डी.एच. गार्डन के साथ साथ इनका जो है अन्य डाटा का प्रकाश में आता है 1936 में आता है। तो ये याद रखना है, जो बार बार आपको क्वेश्चंस कंफ्यूज करेगा। जैसे जो आपके आसपास डाटा हैं वही क्वेश्चंस आपको जो है सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। बात करते हैं जो है इसके दैनिक जीवन पे कुछ और प्रभाव पड़ते हैं, और जो है पंचमढ़ी और कुछ खास जो है इफ़ेक्ट डाल पाती है। लेकिन पंचमढ़ी में अभी तक जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी के खोजकर्ता कौन है, डी.एच. गार्डन है। पंचमढ़ी किस पहाड़ी पे स्थित है, महादेव पहाड़ी पे स्थित है। पंचमढ़ी में दरिया गुफा में क्या स्थित है, तो दरिया गुफा में आप जानते हैं 50 से ज़्यादा गुफाएं स्थित हैं, 50 से ज़्यादा जो है क्षेत्र स्थित हैं। अब मध्य प्रदेश का एक डाटा और देख ले रहे हैं, रायगढ़ आप जानते हैं मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद माना जाता है, और यहाँ पर भी मूल रूप से प्रागैतिहासिक क्षेत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। कबरा पहाड़ी क्षेत्र में सिंघनपुर गांव के पास दरिया मिलती है, इसी के पास बदौलता के साथ विशाल गुफाएं भी मिलती हैं। हिरण, छिपकली, जंगली भैंसा के चित्र मूल रूप से यहीं पे मिलते हैं। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए भी मानवाकृति दर्शाई गई है, और कहा जाता है कि रेखाएं भावपूर्ण और रोजपूर्ण बनाई गई हैं। इस चित्र में नाचते हुए, युद्ध करते हुए पालतू पशुओं के साथ साथ सजीव चित्रण भी माना जाता है। ये चित्र गिरुआ और रामरज जैसे भूरे रंगों से दर्शाए गए हैं। तो आप जानते होंगे अब रायगढ़ का संबंध किससे है, तो छत्तीसगढ़ अब माना जाता है। रायगढ़ का संबंध, रायगढ़ जनपद अब छत्तीसगढ़ में हो गया है। ठीक है, रायगढ़ जनपद अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और अक्सर गलत करके आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डाटा आपको समझ में आ गया होगा। पहली क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। अगर ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ये मान लीजिए 2 से 3 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न हमने इंडिकेट किए हैं वो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पूरा डाटा समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो शेयर कर देना बेटा, ढंग से शेयर कर देना, उसके बीच लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।